चीजें होंगी इधर लगे। नंबर वन, राशर कंपनी इज अ बेस इन कंट्री हुज करेंसी इज व्हाट, बट ट्रेड्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, रिसीवेबल एंड पेएबल इन नंबर ऑफ करेंसीज। 12 मिलियन पैसों मिलने हैं, 12 मिलियन पैसों मिलने हैं 6 महीने बाद। एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट अवेलेबल टू इट। सर पहली बात, 12 मिलियन पैसों हमें रिसीव होने हैं फॉरेन कर, देखो कस्टमर है, फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है, फॉरेन करेंसी सेल होगी। और इनडायरेक्ट कोट है दोबारा, ये देखो पैसों पर हायर रेट कौन सा है। तो सर पहले क्या करते हैं, कौन सी एक बात नॉलेज बेस है करेंसी रिस्क से रिगार्डिंग करेक्ट है, ये बताओ। पीछे बैठ जाए सर, जिधर थे वापस, तो वापस उधर आ जाओ। सॉल्व करें प्लीज। ट्रांसलेशन रिस्क ऑलवेज अराइज फॉर राशर कंपनी में ट्रांजैक्शन रिस्क का। भाई ट्रांजैक्शन रिस्क और ट्रांसलेशन रिस्क का क्या ताल्लुक है। ट्रांसलेशन रिस्क तो फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन सब्सिडी के कन्वर्जन पे आता है। रिस्क दैट एक्सचेंज रेट मूवमेंट विल एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ राशर को इकोनॉमिक रिस्क नहीं सर। इकोनॉमिक रिस्क हमारे इकोनॉमिक रिस्क का इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से कोई ताल्लुक नहीं। Even if you are not internationally operating, but the economic risk will impact. The risk that adverse exchange rate will make the dollar value of 12 million peso less than what? जी सर, is that not A? लेकिन the risk that foreign customer will pay राशर company less than 12 million, भाई पैसे 12 million पैसे ही देगा। A is the risk कि जब वो हमें 12 मिलियन पैसे देगा, जब हम उसे डॉलर तो देयर इज अ चांसेस हमें डॉलर कम मिले। रिस्क क्या है, 12 मिलियन पैसे आने पैसों, हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करवाएं, आज के दिन वो $500 बन रहे हैं, जिस दिन वो पैसे थे उस दिन हो सकता है 4,000। हमेशा एक्सपोर्टर को यही रिस्क होता है कि उसकी करेंसी लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाए तो कम ना हो जाए, और इंपोर्टर को डर होता है कि जब मैं पे करूंगा तो मुझे ज्यादा फॉरेन करेंसी ना पे करनी पड़े। फॉरेन करेंसी उतनी पे करनी है लेकिन उसके लिए लोकल पैसे ज्यादा चाहिए। क्या ये बात क्लियर है। ए इज द रिस्क। भाई पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं होते जिस तरह अभी आप माइंड सेट बैठे हो। आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, आपको इसमें जान लगानी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन समझ आएगा। आप अंडरस्टैंड करो, थोड़ी सी छोटी मोटी गलती तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड, व्हाट इज अ डॉलर वैल्यू, यस, व्हाट इज अ डॉलर वैल्यू आफ्टर 6 months ऑफ मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज है, पैसे आने हैं तो वहां पे बोरो करो। स्टेप वन, वहां पे बोरो करो, 100% बोरोइंग होती है। इंटरेस्ट कितना है वहां का, पैसों का बोरोइंग रेट है 6 महीने में आने, ये एनुअल रेट है। कभी कभार पेपर में 6 महीने के दिए होते हैं, दोबारा 6/12 नहीं करने होते, ये एनुअल रेट है। तो 7.8 का 6/12 मीन 3.9, तो इवेंचुअली कितना हो गया 103 पॉइंट। और कितने पैसे आने हैं, ये तो परसेंटेज टर्म में बात होगी ना। 12 मिलियन पैसों आने हैं, $30 कॉमन कर रहा हूं। आज के दिन कितने बोरो करने हैं वहां पे, 12 मिलियन इंटू 100/103.9 करो बाबर। स्टेप वन क्या है, वहां पे बोरो करना है, कितना 100%। लेकिन हमारा जो पैसा है उसमें तो इंटरेस्ट भी हमें वहां पे करना है, तो ये पैसा इतना है, बताओ 11.5, मतलब 50 हो गया, ऐसा ही है। स्टेप टू, इतने इतने पैसों, ओके 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 ओके, इधर देखो। ओके हम एक छोटी सी गलती कर गए हैं, आई थॉट के द रिस्क दैट एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट विल मेक द डॉलर वैल्यू ऑफ द 12 मिलियन लेस देन एक्सपेक्टेड इन व्हाट, आई थॉट इट इज अ ट्रांजैक्शन, ये नहीं है।
The risk that will pay Rasharko less than 12 million pesos at the end of 6 months in what? हाँ, ट्रांजैक्शन रिस्क में कि 12 ट्रांजैक्शन रिस्क से रिगार्डिंग ट्रू है. बी इज करेक्ट. बात सारी वही है, बी इज करेक्ट. अच्छा इधर देखें. अब समझाने का पर्पज ये कि आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे नहीं ना. ट्रांजैक्शन ट्रांसलेशन दोनों वर्ड में सिर्फ ट्रांजैक्शन और देखें ना फर्क थोड़ा सा, अगर जल्दी में गलती कर गए तो. अच्छा अब मुझे बताओ, इनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा आज के दिन. मनी मार्केट में स्पॉट रेट यूज होते हैं. बायर से इतने पैसों आ गए, सेल करने जा रहा हूं हायर रेट. व्हाट इज हायर रेट? स्पॉट रेट क्या है? 41 पॉइंट. तो जरा 11,550 को डिवाइड करें 41.42 से, कितने डॉलर मिलेंगे? कितने? यही बन रहे हैं 278.84. इतने डॉलर बैंक में रखवा देंगे. इस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा. आपके यहाँ इंटरेस्ट रिसीव रेट क्या चल रहा है आपके यहाँ? 6 मंथ्स. तो मत ऐड करो इसमें इंटरेस्ट. 278 का 1.6 इंटू 6/12. कितना आ गया? 281 इज द करेक्ट आंसर, सी. हमें इवेंचुअली बताना है कि मनी मार्केट हेज में हमें कितने पैसे मिलेंगे. स्टेप वन, व्हेन देयर इज अ रिसीवेबल यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पे पेएबल बनाओ. लोन लो. कितने लोन लेने के इवेंचुअली वो 12,000 पैसे बनेंगे. तो लोन कम लोगे ना, क्योंकि उसमें से इंटरेस्ट भी तो कवर करना है. तो आप इंटरेस्ट निकाल लो, उतने पैसे बोरो करो. उनको कन्वर्ट करवाओ. आज के दिन आगे डॉलर पैसों आगे, डॉलर में कन्वर्ट करवाओ जो आज रेट चल रहा. उनको अपने बैंक अकाउंट में रखवाओ, उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा. थर्ड, डेरिवेटिव से रिगार्डिंग कौन सी बात ट्रू है? कोई और बात लिखी हुई है उन्होंने? बस इतना ही डेटा था. थर्ड पढ़े. जी सर. सोच समझ के बताएं सर. देखिए, करेंसी ऑप्शंस आर ओनली अवेलेबल टेलर मेड. मैंने आपको पढ़ाया था करेंसी ऑप्शन ओटीसी भी होते हैं और मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेबल भी होते हैं. तो ऑप्शंस में दोनों तरह के हैं. मीन आप अपनी मर्जी का ऑप्शन भी बनवा सकते हो या बनाया बना हुआ ऑप्शन खरीद सकते हो. बेसिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? नो. Is this the basis? Basis is the difference between currency option is paid for when exercise या प्रीमियम पे करना पड़ता है एडवांस में पहले. तो ये पे गलत हो गया. आप बताओ कौन सा होगा? जी. जी ऑनलाइन वालों. सर अगेन वही बात है, दो जगहों पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है. बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि फ्यूचर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप उसको डेट से पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हो. सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. बेसिकली कि डिसएडवांटेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये कि दे कैन ओनली बी क्लोज आउट ऑन व्हाट? क्लोज आउट का मतलब है कि इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट क्वार्टरली बेसिस पे होती है. मैंने आपको कल ये बात पढ़ाई थी कि ये पहली डेट से किसी और को ट्रांसफर वगैरह करके आप कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना है ना, कोई चीज बाय या सेल करने का फ्यूचर किया है ना, तो जब तक वो 3 महीने नहीं गुजरते उससे पहले वो चीज बाय या सेल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कॉफी बीन, याद है एग्जाम्पल? कॉफी बीन खरीदने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए. कॉफी बीन उसी तीसरे महीने पे वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, लेकिन उससे पहले वो फ्यूचर किसी और को ट्रांसफर वगैरह हो सकते हैं. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअली क्लोज आउट वगैरह किस दिन पे होगा? तीसरे महीने पे. तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 4 पे आ जाए.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, दिस टाइप ऑफ OTQs आर क्रिटिकल। जी सर, कोई आप में से कुछ कहना चाहे? नॉर्मल यील्ड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहीं पे गलत हो गया। जी सर। जी सर, मार्केट सेगमेंटेशन, अच्छा इसकी एक और चीज पे है, वो मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, एक मुझे याद आ गया, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी है मेरे पास। जी सर, मैंने आपके ग्रुप में 3 पिक्चर्स भेजी हैं, दोनों ग्रुप्स में भेजी हैं, क्रैश कोर्स वाले में भी और आपके नॉर्मल ग्रुप में भी। आपके ग्रुप में भेजी। सर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझाता हूं, उसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ लोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई? मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, मार्केट के दो टुकड़े, जितने भी लोग हैं ना, बाइंग और शॉर्ट, फॉर एग्जांपल ये जो लोग बैठे हो ना, इन्हें शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट चाहिए, एक सेगमेंट। ये जो लोग बैठे हुए ना, इनको मीडियम टर्म चाहिए, दूसरी सेगमेंट। तीसरी जो बैठी हुई है लॉन्ग टर्म। तो क्या रेट होंगे, क्या आपके जहां रेट है, क्या मीडियम टर्म पे डिपेंड करेंगे? आपके अपनी अपने एंड में है। आपके यहाँ रेट क्या लॉन्ग टर्म में डिपेंड करेंगे? आपके अपने में तो बी गलत है। बी में कह रहा है कि एक सेगमेंट में जो रेट है वो डिटरमाइन होगा। तो इसके क्या रेट को उसी मार्केट की डिमांड क्या है, सेगमेंट में डिमांड क्या है, इसके हिसाब से तो डी तो गलत है। और एक्सपेक्टेशन थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ व्हाट, किस पर्सपेक्टिव से बता दिया सर? एक्सपेक्टेशन थ्योरी, भाई एक्सपेक्टेशन थ्योरी वाले कहते हैं कि नॉर्मली, ये कहते हैं कि शेप ऑफ डिपेंड अपॉन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, और इसके साथ इन्फ्लेशन ही इंटरेस्ट रेट के साथ होता है, इंटरेस्ट रेट के साथ होता है कि अपवर्ड स्लॉपिंग यील्ड कर्व ये कहती है कि इंटरेस्ट रेट राइज होगा, डाउनवर्ड स्लॉप यील्ड कर्व ये कहती है एक्सपेक्ट करें कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम। इन्फ्लेशन के साथ कोई लिंक? हाँ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाले कहते हैं पैसा जल्दी आए तो अच्छा है, जितना पैसा लेट होगा उतनी कॉम्पनसेशन के, व्हाई द नॉर्मल यील्ड कम्स अपवर्ड। क्या ये क्लियर है? सर 5 पे आ जाए। जी जी, दोबारा क्या लगी? सेकंड में ये है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाले कहते हैं कि पैसा जल्दी आए अच्छी बात है, अगर आप हमसे पैसा ज्यादा टाइम के लिए मांगेंगे तो हम आपसे कॉम्पनसेशन अपवर्ड,
कि जैसे जैसे टाइम पीरियड ऊपर होगा स्लॉप अपवर्ड जाए। द रीजन इज लिक्विडिटी वाला माइंडसेट है ना इनका। 5 पे आ जाओ। सर बात है नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इज करेक्ट। सर 3 क्वेश्चन करेंसी फ्लक्स मतलब उसके थे, करेंसी डेरिवेटिव वगैरह के थे। 2 क्वेश्चन देखें, ये रियलिस्टिक जो अभी के ओटीयूज है। 5 वाला पढ़े। जी नहीं ना, शेप ऑफ यील्ड कर्व इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। वो अपनी एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो स्लॉप अपवर्ड है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो नॉर्मली स्लॉप डाउनवर्ड। ये यूं समझ लो, डॉलर है ना, बढ़ रहा है तो मैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम हो रहा है तो हम मैं और आप क्या करें, और कम होगा। 5। स्मूथिंग क्या था, स्मूथिंग? फ्लोटिंग एंड, फ्लोटिंग और ओके सर, फॉरवर्ड एग्रीमेंट कैन बी यूज टू एक्सचेंज अ वेरिएबल बोरोइंग रेट फॉर अ व्हाट? ये फॉरवर्ड थोड़ी, ये तो स्वैपिंग है। दिस इज कॉल्ड स्वैप। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज द इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट ऑफ मनी मार्केट एज। नो सर, मनी मार्केट में तो स्पॉट रेट की बात होती है, हम तो यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन बी एज इंटरनली थ्रू व्हाट, विच इन्वॉल्व ग्रुपिंग टुगेदर एसेट्स एंड, क्या था भाई, मैचिंग क्या था? नहीं, क्या टर्म्स में या मिच्योरिंग टर्म्स में? मिच्योरिंग टर्म्स में था ना, कि डिफरेंट रेट के साथ टाइम पीरियड की बात होती है इसमें। हाँ सी सही है, कि इसमें आप फिक्स रेट की बोरोइंग और फ्लोटिंग की क्या करते हो, बैलेंस। समझ आया भाई? ओके। वो जो एक ऊपर एमसीक्यू रहता था वो इसका है सर। जी, गलीजो कंपनी का पढ़े, डेटा पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट ओटी की है भाई ये। गलीजो कंपनी इज बेसिकली फ्रॉम, डायरेक्टली फ्रॉम द बलूचिस्तान, रिलेट्स टू, वो ज्यादा बलूचिस्तान के नाम क्लास में ना थे, हम मिले ही ना सारे पेपर से पहले। बन जाएगा हम सब। वो जो हम आते 2 मिनट लेट हुए थे ना, वो इन्हीं की वजह से हुए थे, क्योंकि मैं भी शामिल हो गया हूँ। गलीजो कंपनी मैन्युफैक्चर व्हाट, मैन्युफैक्चरर उस सेल्स और ऑल क्रेडिट, एवरेज रिसीवेबल पेमेंट क्या है, 20 मिलियन, मार्जिन 25 है। सर आप में से कोई मार्जिन 25% दिया हुआ है, कोई कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के देगा? रेवेन्यू 20 है, प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन है मार्जिन, सेल्स हमेशा 100% होती है मार्जिन में, कॉस्ट ऑफ सेल 75% होगी, तो 20 का 75/100, 15 हो जाएगा ना, 15 मिलियन। क्यों निकालिए कॉस्ट ऑफ सेल, अभी समझाता हूं। कंपनी फाइनेंशियल एवरेज इन्वेंटरी कितने की है, एवरेज पेएबल कितने के हैं? ओके। अब सर पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखें, हमें सिंपली एक 2 नंबर फ्री के। क्यों सर, ये देखें, ये भी दिए हुए हैं, ये हम निकाल लेंगे। ये देखो ना, रिसीवेबल के 65 डेज दिए हुए हैं, इन्वेंट्री की कैसे आएगा, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ, इनटू बिजनेस कितने दिन ऑपरेट कर रहे हैं, 75 डेज, ये आ गए 73। पेमेंट पेएबल,
पेएबल 2.1, क्या क्रेडिट परचेजेस का डेटा अलग नहीं दिया हुआ? क्या आगे इतने, हमें डेज में बताना है अब, तो बताओ। एक क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किया था जिसमें उसने डॉलर वैल्यू में पूछा था, अब उसने डेज में पूछ लिया। सेकेंडली, एनुअल परसेंटेज कॉस्ट ऑफ क्या बतानी है सर? पॉजिटिव कैश बैलेंस है, कितने का रिटर्न अर्न हो रहा है? लेकिन अच्छा, पॉजिटिव कैश बैलेंस कहना है रिटर्न ऑफ पर कैश डिपॉजिट। लार्जेस्ट कस्टमर ही अलग है, लार्जेस्ट कस्टमर कौन है? पेड्री कंपनी बाइज गुड्स फ्रॉम गैलीजो कंपनी ऑन क्रेडिट टर्म्स ऑफ रिव्यू, ये है वर्किंग कैपिटल रिवील दैट पेड्री कंपनी यूजुअली टेक व्हाट in order to encourage pay more promptly 1% if payment is made within what? तो सर साल में दिन कितने हैं, कितने दिन अर्लियर अब देगा, पहले कितने दिनों में देता है, अब हमें कितने दिनों में देगा? नहीं, 85 माइनस 7, 70, तो 365 जो है 78 करो। एनुअल रेट निकालना है ना डिस्काउंट का, तो 1 प्लस 1 रुपए का डिस्काउंट, 99 अमाउंट लेफ्ट टू पे, रेज टू पावर n -1, सॉरी 99। क्या आया आंसर? आप ऐसे कोई डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाए, क्या था इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला? 1 प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट लेफ्ट टू पे। 1 रुपए का डिस्काउंट है, 100 रुपए की चीज होती है, तो अमाउंट लेफ्ट टू पे क्या पे क्या होगी? 99। एन क्या है? द डेज इन द ईयर 365 एंड द डेज अर्लियर पेइंग, डिवाइड करो। क्या आंसर आया? मल्टीप्लाई बाय 100 करो। दिया हुआ एक्चुअल क्रेडिट पीरियड नहीं? नहीं, शोज हमें स्पेसिफिकली इसका बताना है ना, हमें स्पेसिफिकली इसका बताना है, इसका। इन जनरल हम इग्नोर नहीं करते, इन जनरल हम हमेशा अपने डेज जो हमारा टाइम पीरियड है उसके हिसाब से, कि नॉर्मली कस्टमर्स कितने दिनों में देते हैं, इसमें आपने यूज करना है नॉर्मली कस्टमर कितने दिनों में देते हैं, एंड अब कितने दिनों में देंगे, कितने दिनों का ऑफर किया इसको इग्नोर करना है। यस, यहां तक क्लियर है सर? तीसरा क्वेश्चन, टोटल एनुअल कॉस्ट पेड बाय गलीजो कंपनी टू द फैक्टर ऑफ, देखते हैं ये वाला डेटा यहां से पढ़ें, ये वाला। ये अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एग्जिस्टिंग आपके रिसीवेबल आपको कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं? ऊपर टॉप पे था ना 65 डेज। व्हाट इज द क्रेडिट सेल? तो आप में से कोई रिसीवेबल बताए कितने के होंगे? 65 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 20। एग्रीड? अब हम फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, फैक्टर कह रहा है कि अब हम आपको पैसे कितने दिनों में लेके देंगे? 48 डेज का बैलेंस निकालें। कितने से रिसीवेबल डिक्रीज कर रहे हैं? कितने पे इस पे इंटरेस्ट सेव होगा? क्या रेट है इंटरेस्ट का, दिया हुआ है कहीं पे? दिस इंटू 12%। ये समझ आ गया? पक्की बात है?
सर हमें कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट बताना है ना। सर प्लीज अंडरस्टैंड करें, नॉर्मल रिसीवेबल पीरियड्स आर, इस फैक्टर हैज ऑफर्ड एवरेज अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट टू 48 डेज। एक तो ये बात होगी, लेकिन अब वो 80% इन कैश फॉर द क्रेडिट पीरियड रेट ऑफ व्हाट, अभी हमारा नॉर्मली कितना है नॉर्मली? कोई नॉर्मल रेट हमें नहीं दिया हुआ। अभी हमारा अपना पैसा ब्लॉक है ना, 3.5 यूज होगा। 3.5 अभी हमारा अपना पैसा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। नॉर्मली रिसीवेबल को हम ओवरड्राफ्ट से फंड कर रहे होते हैं, तो ओवरड्राफ्ट रेट दिया होता है। अभी इस कंपनी का कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव कैश बैलेंस है। वो पैसा इसने अपना कितने पे रिटर्न अर्न कर सकती है, लेकिन उसने तो रिसीवेबल में लगाया हुआ है वो पैसा। तो 3.5 पे सेव होगा। मैं बताता हूँ सर, ये 12% कहाँ पे यूज होगा। ये क्लियर है? इतने पे सेव हो गया। आपके टोटल रिसीवेबल अब कितने के होंगे? आपके बाद रिवाइज टोटल रिसीवेबल कितने के होंगे? इसका 80% हमें वो एडवांस में दे देंगे। इसका 80% वो हमें, सुनना प्लीज सुनना, लेकिन बाकी 20% नॉर्मल होंगे। प्लीज रहा यार, एक मिनट अटेंटिव होके समझना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। सारे इधर देखो। सर नॉर्मली हमारे रिसीवेबल जितने भी है ना, ये जो हमारे रिसीवेबल आपके हैं, हमारा अपना इंटरेस्ट रेट क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3 पॉइंट। अभी हम इस पे इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ऐसा ही है। अभी हम इस पे इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मैं थोड़े से आपके लिए नंबर और इजी कर देता हूँ, कि थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। $30 में कॉमन कर रहा हूँ, सही है? सुनते जाना प्लीज। आप अपने टोटल रिसीवल पे भी इतना इंटरेस्ट दे रहे हो, फैक्टर की तरफ जाओगे तो आपके इतने रिसीवल का 80% वो आपको देगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा? इस पे 12%, और 20 वाले पे तो बाकी जो रिमेनिंग है उस पे तो वही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो वो 20% कितना बना, दिस इंटू 20%। तो बताओ अब इंटरेस्ट कितना बना? 200। अगर आप खुद करते हो तो आपका टोटल इंटरेस्ट ये है, इंटरेस्ट सेव हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट इंक्रीज भी तो हो रहा है। कितने से? दिस। तो नेट ऑफ करके आपकी कॉस्ट क्या है? 146। एक बार देखते हैं ऑप्शन में कोई है? 146 कोई ऑप्शन में ही नहीं आ रही। तो आप 80% की बात करते हैं, तो 8% है। नहीं, 80% का सब क्या ले? नहीं तो डिफरेंस पे कर रहे हैं ना हम। यार यही यूज होना चाहिए ना, क्योंकि देखो नॉर्मली हमने जितने पिछले क्वेश्चन किए ना, ये एग्जामिनर लेवल का क्वेश्चन है, इसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। नॉर्मली हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमें कहता था कि मैं वर्किंग कैपिटल को फंड कर रहा हूँ ओवरड्राफ्ट रेट से। इस बार वो और कह रहा है वर्किंग कैपिटल में आपके पास कैश का पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है। कैलकुलेशन की कौन सी वाली मैंने किस पे? ये सही है? नहीं, कौन सी वाली कैलकुलेट, कहाँ गलती की मैंने यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं।
हम्म नहीं तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अच्छा, अगर हम ये करते हैं कि इसकी कोई अभी हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट है ही नहीं, सारा अपना पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर 219 समथिंग कुछ आ रही है। फिर इंटरेस्ट कोई सेव भी तो नहीं होगा। ओके ओके ओके, इधर देखो। रिक्वायरमेंट वॉज वेरी क्लियर, हमें नेट ऑफ करके नहीं बताना, रिक्वायरमेंट थी टोटल एनुअल कॉस्ट बतानी है, फैक्टर फॉर द एडवांस। तो सर अब के बाद रिसीवल कितने हैं? 2630। उसका कितने परसेंट में वो एडवांस में देगा? और उस पे 12% पे करना है बस। 252 पॉइंट। सही है। सी इज द करेक्ट। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है वैसे। यस यस एग्जैक्टली, इधर देखें चले। ये भाई भाई ये बताओ, यार ये आपने बताना है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका पांचवा भी करवाता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? देखो अभी हम 1% डिस्काउंट दे रहे हैं ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 1% डिस्काउंट दे रहे थे ना। 1% डिस्काउंट के केस में हमारा एवरेज रेट क्या आ रहा था? जरा आप में से कोई स्मॉलर डिस्काउंट करे, जरा आप में से इसी डेटा में से 0.5 ऐड करे। अभी एज्यूम करो 1% डिस्काउंट पे डिस्काउंट का रेट क्या आ रहा था? 4.8। डमी डेटा ले रहा हूं। हमारा ओवरड्राफ्ट था 5%। तो मैंने और आपने क्या था? मैंने और आपने क्या था? ओवरड्राफ्ट 5 है, डिस्काउंट कितना है? 4.8। डिस्काउंट देने की कॉस्ट है 4.8, उससे रिसीवल कम होंगे, इंटरेस्ट कितना देगा? डमी डेटा ले रहे हैं समझाने के लिए। अब मुझे बताओ, आपका इंटरेस्ट अगर डिस्काउंट आपका स्मॉलर होता है, 1% का डिस्काउंट है ना। अब जरा आप में से मुझे कोई कैलकुलेट करके दे, अगर 0.5 का डिस्काउंट होता तो क्या रेट आता है एवरेज? 0.5 डिवाइड बाय 99.5 करो। ये तरीके होते हैं पूरे क्वेश्चन को लॉजिकल वे में समझने के। बाकी सारी बातें सेम है, सिर्फ इधर ये 0.5 करो, 99.5 करो। 2 पॉइंट कम हो गया। तो सर स्मॉलर डिस्काउंट्स कॉस्ट को क्या करेंगे हमारे? कम करेंगे ना। खुद देखो स्मॉलर डिस्काउंट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, इंटरेस्ट रेट का ज्यादा होना, इंटरेस्ट रेट का कम होना हमें इनकरेज करेगा डिस्काउंट दे, नहीं ज्यादा होना। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा उतना, देखो डिस्काउंट से इंटरेस्ट सेव होता है। डिस्काउंट इज कॉस्ट, डिस्काउंट रेट का कम होना हमारे लिए बेस्ट है रिसीवल के केस। आते रिसीवल के केस डिस्काउंट का रेट कम होना हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि कॉस्ट कम हो। लेकिन इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा उतना हम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि रिसीवल कम होंगे तो इवेंचुअली इंटरेस्ट ज्यादा सेव होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? How will a smaller discount and increase in interest rate affect the likelihood of only being accepted by the customer? Opposite सोचो इसके। अब ऑपोजिट सोचो आपके पर्सपेक्टिव से। स्मॉलर डिस्काउंट मेक इट मोर लाइकली, स्मॉलर डिस्काउंट मेक इट
बट हायर इंटरेस्ट रेट मेक इट, उसके ऑपोजिट हो गया या नहीं? स्मॉलर डिस्काउंट मेक इट लेस लाइकली एंड हायर इंटरेस्ट मेक इट, सोच समझ के बताओ सर। स्मॉलर डिस्काउंट मेक इट मोर लाइकली बट हायर इंटरेस्ट रेट मेक इट, बिल्कुल सी सही है सर। मैंने और आपने बात अभी क्या पढ़ी कि बिजनेस के लिए फेवरेबल क्या है? वेट वेट, बिजनेस के लिए वेरी गुड बाबर, स्मॉलर डिस्काउंट रेट कम हो। कस्टमर के लिए, कस्टमर चाहेगा डिस्काउंट उसे ज्यादा मिले, इंटरेस्ट, क्योंकि वो यूं समझो कि आपको पेएबल समझ रहा है, कस्टमर हो ना मेरे, आप हो सकता है लोन लोगे तो आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट क्या हो? कम। सी इज द करेक्ट। स्मॉलर डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा, बट हायर इंटरेस्ट मेक इट। जी जी, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखना है ना जी, बोलो। कब एक्सेप्ट करेगा जी? तो नहीं करेगा ना। आपने पेएबल, आप पेएबल हो, आप बैंक से पैसे लेके मुझे पैसे दोगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो पेएबल के लिए नुकसानदेह है, लॉस ऑफ, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस पर, तो भी नुकसान है ना, जल्दी पैसे देने का क्या फायदा? इससे अच्छा है, यही तो बात है कि हम पेएबल में बात यही करते हैं कि पेएबल में जल्दी पैसा देना, आप उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस बेनिफिट को लॉस कर रहे हैं, वो जो फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसके बेनिफिट को लॉस कर रहे हैं। पांचवा सॉल्व करें, पांचवा क्या? फिस्कल पॉलिसी का इससे क्या ताल्लुक है? वो एक कौन सा क्वेश्चन था यार, एक मिनट को। अच्छा एक मिनट आपका आसान जवाब दे दो पहले। ये रहा। फजीन सी ही बन रहा है ना, कि कस्टमर डिस्काउंट तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसे नजर आ रहा हो डिस्काउंट रेट ज्यादा हो, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट बेनिफिट है, और वो पैसे देगा आपको तो लोन फाइनेंसिंग करके देगा, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो उसको और इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। नहीं, हाँ सी क्या, सी है ना। पढ़े, फाइव फाइव पढ़े। जी जी, मैं वापस जाता हूँ, मे भी हमने ऑप्शन हो सकता है गलत भी चूज कर लिया हो। लॉजिक वही है, लॉजिक वही है कि जितना रेट डिस्काउंट का ज्यादा होगा उतना कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। फाइव पे आ जाए। रिसीबल इंडस्ट्री के कितने हैं और आपके कितने थे? द कंपनी विथ लॉन्गेस्ट अकाउंट पेएबल पेमेंट पीरियड इन इंडस्ट्री विल हैव, मेरे हिसाब से यही सही है, क्योंकि अकाउंट पेएबल डेज जितने ज्यादा होंगे उतने आपकी साइकिल को कम करते हैं ना, लेकिन बाकी पढ़ते हैं। द इंडस्ट्री एवरेज फिगर ऑफ 52 डेज मे बी अफेक्टेड बाय व्हाट? सर वही बात है कि कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्किंग कैपिटल रेशियोज इज करेक्ट? देखें, इंडस्ट्री एवरेज फिगर ऑफ 52 डेज में बी अफेक्टेड बाय, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का एवरेज दिया हुआ है, किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी का दिया होता ना तो हम कहते हैं कि उसका इंपैक्ट सीजनल वेरिएशन कैसे हो सकता है। नहीं, ओवरऑल एवरेज फिगर्स में तो वो फिर एवरेज ही लिया होगा ना हमने, ऑलरेडी हमने लिया ही एवरेज होगा ना, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करता होगा सीजनल वेरिएशन। देखते हैं एक और, इंडस्ट्री एवरेज रिसीवेबल पेमेंट पीरियड इज नॉट अ, नहीं सर देखें, वैलिड या अनवैलिड हो या ना हो, कंपैरिजन पर्पस के लिए आप उठाओगे ना। कंपनी विद अ लॉन्गर अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट पीरियड, गलेचो कंपनी विल हैव अ हायर टोटल अमाउंट रिसीवेबल। कंपनी विद लॉन्गर अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट पीरियड, जरा कोई पहले, सेल्स कितनी है हमारी? 65 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 20 बताओ।
3 और इसी तरह 75 डिवाइड बाय 365 करो, तो ये भी तो सही हो सकता है। मेरे हिसाब से उसमें ये स्टेटमेंट इधर इनकरेक्ट लिखे हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट का ऑप्शन होगा? ये थोड़ी सी छोटी मोटी हमारे पास जो फाइल्स हैं इनमें गलतियां हो सकती हैं, तो ये वाली गलत है। अहमद वाली बात यस, मे बी वर्ड है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है। ओके, अब वापस आ जाए इस पे। जितने पेएबल ज्यादा होंगे उतनी साइकिल कम होगी ना, पेएबल डेज माइनस होते हैं ना साइकिल में से। मेरे बच्चे पेएबल की बात कर रहा है, वो कह रहा है ये देखो रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेएबल जितने ज्यादा होंगे उतनी साइकिल क्या होगी? कम। ये सिंपल, उसका इन्वेंट्री से क्या ताल्लुक है? कोई बात ही नहीं कर रहा इन्वेंट्री की। क्या ताल्लुक है इन्वेंट्री का पेएबल के साथ? आप इसको डॉलर पर्सपेक्टिव से देखें, परसेंटेज पर्सपेक्टिव से ना देखें क्वेश्चन 4 को। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया, प्लीज जरा अटेंटिव हो जाए। अ, हाँ, बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन होगा ना। हाँ भाई, आखिरी सॉल्व करें। फ्रेशिया कंपनी, कोई भी तू एफ कंपनी कर ले, कुछ भी कर ले यार, चोमू ही नहीं, तू नाम नहीं लेगा नहीं। अच्छा पढ़े प्लीज। चले हम इस पे प्रोसीड डिस्कशन करते हैं। आप ओटीक्यू 18 सॉल्व करें। प्लीज बताएं भाई, लिस्टेड कंपनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? डिविडेंड ग्रोथ 5% है। ऑपरेट इन इंडस्ट्री, प्राइस अर्निंग कितना है? ऑर्डिनरी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू क्या है? ये है सर, ये हमें डेटा दिया हुआ है। इनके शेयर कैपिटल कितने के हैं? ऑर्डिनरी शेयर कितने का है? तो 90 डिवाइड बाय 0.5, नंबर ऑफ शेयर्स आगे 180। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है ये वाली, इसमें लोन नोट्स है, और बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? 7% पर ही है। अब देखते हैं पॉसिबल क्वेश्चन क्या पूछे इसने। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ कंपनी यूजिंग द व्हाट? सर, दो तरीके बताए थे। हाँ, सॉरी, जी 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 बच्चे वही। इधर देखो, दो तरीके बताए थे, प्राइस अर्निंग दिया हो, मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक तरीका ये था, यहां से पर शेयर की वैल्यू निकालो, मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर निकालो, तब भी बिजनेस की टोटल वैल्यूएशन आ जाएगी। या दूसरा तरीका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है, देखो ना, आपको आपकी अर्निंग के लोग 11 गुना दे रहे हैं पर शेयर का,
तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है? आपकी अर्निंग के 11 गुना। डायरेक्ट तरीका भी है। आपकी अर्निंग कितनी है? इंटू 11 टाइम्स। 198 इंटू 11 टाइम्स। ऑप्शन कोई कंफर्म करना, चुप रहे से समझी आप, चुप करके समझी। दैट्स ग्रेट। ग्रेड के बच्चे समझ आ नहीं रहा, दैट्स ग्रेट। दूसरे तरीके से निकाल के दे मुझे। ना निकाल के दिया पूरी क्लास तो चाय पिलाएगा। निकाल के दे दूसरे से। समझ आ नहीं रहा, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। मजा आ रहा है। अबे तू क्लास लेने आया है या कमेंट्री करने आया है? भाई इधर देखें, आप में से कोई पर शेयर निकाल के दे। 198 डिवाइडेड बाय 180 करो जरा, पर ईपीएस कितना है? 1 पॉइंट। क्या आपको कंपनी की शेयर प्राइस पता है? इधर देखो ना, अगर 11 टाइम्स, ये 0.5 किधर है? 11 टाइम्स प्राइस अर्निंग है, प्राइस निकालनी है, ईपीएस निकाल लिया है, मल्टीप्लाई करो। 12.1 को 180 से मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आया जो हमने निकाला है। दोनों ऑप्शन के जरिए निकाल सकते हो आप। पहले पर शेयर की वैल्यू निकालो, बाद में मल्टीप्लाई करो, उससे भी आ जाएगी वैल्यू। और अगर डायरेक्टली निकालनी है तो डायरेक्टली निकालने का तरीका यह कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू प्राइस। अगर एक शेयर का लोग आपको आपकी अर्निंग के 11 गुना दे रहे हैं, तो टोटल कंपनी की अर्निंग का 11 गुना कंपनी की वैल्यू होगी। समझ आया? सेकंड, डीवीएम मॉडल के जरिए, भाई अभी शेयर प्राइस निकाली है ना, क्या थी शेयर प्राइस? अभी आपने निकाली है 12 पॉइंट समथिंग कुछ, इनटू ग्रोथ कितनी है? के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? तो बस निकाल लो भाई। 10% माइनस 0.05, सही है। ये पर शेयर आ जाएगा। किसी को नहीं समझ आ रहा तो डीवीएम मॉडल क्या था? डीवीएम मॉडल में क्या था? अच्छा सॉरी, एक और चीज में ना, शेयर प्राइस क्यों ले रहे हो? डिविडेंड लेना है ना, डिविडेंड लेना है हमने। डीवीएम मॉडल के जरिए डिविडेंड लेना है। कितने का कंपनी डिविडेंड दे रही है? ये रहा ना सर, 110 का डिविडेंड दिया है। भाई टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको इतना हल्के में मत लो। टोटल डिविडेंड से, टोटल डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लो, पर शेयर का डिविडेंड आ जाएगा। 180 शेयर है ना, 110 डिविडेंड डिवाइडेड बाई 180, 0.0611 डिविडेंड है, इंटू 1.05, और इधर से शेयर प्राइस निकालो एक शेयर की। अच्छा चलो डायरेक्टली डिविडेंड के जरिए निकाल लो, डायरेक्टली डिविडेंड के जरिए निकाल लो। डायरेक्टली आप डिविडेंड के जरिए निकाल लो। इसके जरिए क्या आंसर आ रहा है, कोई बताएगा? पहले मुझे कोई शेयर प्राइस तो बताए। इसके जरिए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या आ रही है, ये तो बताओ यार। 12 पॉइंट इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, मल्टीप्लाई करो। 2300, 2310 है ना, आ गया ना? जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी पूछे सर। हाँ, देखो डिविडेंड पर शेयर आपको समझ आया कैसे निकालते हैं? नहीं समझ आया? डिविडेंड पर शेयर कैसे आता है, इधर देखो। टोटल डिविडेंड कैसे आता है ये बताओ, आप बताओ, बताओ छोड़ो उसको। टोटल डिविडेंड कितना कैसे आता है? टोटल डिविडेंड कैसे आता होगा?
एक एक शेयर का डिविडेंड इनटू व्हाट? आपको ये पता है नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। सही है। टोटल शेयर कैपिटल इस कंपनी का कितना है, और एक शेयर की पार वैल्यू क्या है? तो 90 डिवाइड बाय 0.5 किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? टोटल डिविडेंड ये लिखा हुआ है, तो 110 क्रॉस करके जाके करो, पर शेयर डिविडेंड कितने का आया? डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, टोटल डिविडेंड कितने निकालो, समझा रहा हूँ, टोटल डिविडेंड को इनकॉर्पोरेट कर लो, तब भी आंसर सेम आएगा। ये देखो, टोटल डिविडेंड कितना दिया कंपनी ने? 110 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0 डायरेक्ट बिजनेस वैल्यूएशन आ जाएगी। पर शेयर का अगर निकालोगे तो पर शेयर की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर करने की। अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली इस पूरे फॉर्मूले में टोटल डिविडेंड ले लो। समझ आया? थर्ड पूछो, क्या किसको नहीं समझ? ये नहीं कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए, आंसर वही नजदीक ही आएगा वही। आप क्या निकालिए भाई? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट प्री टैक्स लेना था। कौन सा रेट लेना था? इधर देखो, ये रहा डेटा भाई, पूरी कैलकुलेशन आपकी रिवाइज हो रही है अगेन बिजनेस वैल्यूएशन वाले ओटीक्यू में। सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट रेट कितना है? विच आर रिडीमेबल इन व्हाट? सर 5 years है ना, तो 1 से लेके 5 सालों तक क्या होगा? 8 रुपए। 5वें साल में 100 और 4, तो सर एन्युटी फैक्टर कोई बताए? 7 रुपए के 4.1। आखिरी साल का डिस्काउंट फैक्टर बताए 5वें साल का? 0.7। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 8 4 32.4 और 104 इंटू 0.712, जितना जवाब तो दो इसका, ऐड करो। 103.9। तो पर एक लोन नोट की बतानी थी, ओवरऑल बतानी थी, तो इधर देखो, टोटल लोन नोट कितने के? डिवाइडेड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू नंबर ऑफ लोन नोट आ जाएंगे, इनटू मार्केट वैल्यू। 320.9। डन। 4 MCQ सॉल्व करें। हाँ भाई, पहले वाली। मेरे हिसाब से दोनों सही नहीं है, तो सही है ना? देखो, दूसरा तो कल भी पढ़ाया था कि भाई वीक फॉर्म कैपिटल मार्केट में, तू रॉन्ग है आयशा कैसे? वीक फॉर्म कैपिटल मार्केट में कल पढ़ाया था कि टेक्निकल एनालिसिस कैन नॉट प्रोड्यूस। फंडामेंटल वाले कर लेंगे, जो टेक्निकल या जो चार्टिस्ट होंगे उनको कोई फायदा, क्योंकि रैंडम वॉक होता है। तो तू तो कंफर्म है। तो सर, वीक फॉर्म एफिशिएंट जो मार्केट्स होती हैं, जो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट्स होती हैं, दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि वीक फॉर्म मार्केट में नई इंफॉर्मेशन, पुरानी पास्ट डेटा होता है,
नए इंफॉर्मेशन के साथ रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग जाता है। अच्छा, बाय द वे एक और चीज भी हो सकती है, शेयर प्राइस टेक सेवरल डेज टू रिस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन इफ अ कैपिटल मार्केट इज अबाउट। ये आई थिंक किट का एमसीक्यूज में लग रहा है, किट का एमसीक्यूज लग रहा है कि नॉर्मली मार्केट में हम टाइम की बात नहीं करते, हम रिएक्शन की बात करते हैं, टाइम की बात नहीं करते। शेयर प्राइस टेक सेवरल डेज टू रिस्पॉन्ड न्यू इन्फॉर्मेशन इफ द कैपिटल मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट। वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो मैंने और आपने इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़े वीक फॉर्म से रिगार्डिंग, ये रहा, ये था। नहीं सर, इसके अंदर टाइमिंग वगैरह की कोई बात नहीं होगी कि नई इंफॉर्मेशन कब रिस्पॉन्ड करेगा कब नहीं करेगा, ये मार्केट एफिशिएंसी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। वन ओनली, टू ओनली। फिफ्थ सॉल्व करें। क्या द मेक अ रैशनल डिसीजन, द जनरली ओवर रिएक्ट टू व्हाट गुड न्यूज एंड द मेक रैशनल डिसीजन इरैशनल। क्या ये क्लियर है? स्लो रिएक्टर्स की बात कहां पे लिखी हुई है?